हेलो गाइस, मेरा नाम है गुलफ्शा और आज की इस वीडियो में हम बीए प्रोग्राम फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर के अध्याय 2 प्राकृतिक संसाधन के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए गाइस, इसे अब हम शुरू करते हैं। देखिए, भूमिगत जल उपयोग योग्य कुल जल का 9.86% भूमिगत जल के रूप में उपस्थित है। गाइस, हमारी पृथ्वी पर पानी तो बहुत सारा है, लेकिन जिस पानी को हम उपयोग में ला सकते हैं वो पानी बहुत बहुत कम मात्रा में उपस्थित है। ठीक है, यह सतही जल से 30 से 35 गुना अधिक है। अब देखिए, सतही जल कौन सा होता है? जो सतह के ऊपर पाया जाता है, यानी मान लीजिए ये हमारा सतही जल है। और जो भूमि के नीचे पाया जाता है वो कौन सा जल होता है? भूमिगत जल। ठीक है, जो सतही जल होता है ना, उससे भूमिगत जल कितना अधिक है? 30 से 35 गुना अधिक है। ठीक है, भूमिगत जल वह जल होता है जो भूमि के नीचे पाया जाता है। कुछ समय पूर्व तक इसे शुद्ध समझा जाता था, पर अब भूमिगत जल भी भूभरण के सार्व से प्रदूषित होने लगा है। ठीक है, थोड़े समय पहले ना इसे ऐसा माना जाता था कि जो भूमिगत जल है वो शुद्ध है, लेकिन अब क्या होने लगा है? जो पानी भूमि के अंदर जाता है ना, वो पानी दूषित होता है, जिसके कारण जो भूमि का पानी है वह भी दूषित हो जाता है। ठीक है, अब देखिए, अगर हम साइंस की भाषा में भूमिगत जल की डेफिनेशन दें तो किस प्रकार होगी वो? भूमि भूमि के नीचे तलछट कंकड़ों की वह तय जो पारगम्य होती है तथा जिसके नीचे पानी रहता और बहता है, उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे भूमिगत जल। ठीक है, भूमि के नीचे तलछट और कंकड़ों की वह तय जो पारगम्य होती है तथा जिसके नीचे पानी रहता और बहता है, वह भूमिगत जल कहलाता है। ठीक है, अब देखिए, रेत और रोड़ी की तय अच्छे जल झरने बनाती है। जो रेत होती है और जो रोड़ी होती है, उसकी जो तय होती है ना, वो अच्छे वाले जल झरने बनाती है। भूमिगत जल झरने दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? देखिए, एक तो होता है संकुचित और दूसरा कौन सा होता है? असंकुचित। ठीक है, अब देखते हैं संकुचित जल और असंकुचित जल कौन से होते हैं। संकुचित जल ऐसे जल झरने जो दो सख्त और अपारगम्य चट्टानों के बीच धसे होते हैं। देखिए, अपारगम्य का मतलब यहाँ पर क्या है? जिसे पार नहीं किया जा सकता। और सख्त तो आप समझते ही हैं। ठीक है, तो ये वाले जल कौन सा था? मान लीजिए यहाँ पर एक चट्टान है और यहाँ पर एक चट्टान है। ठीक है, और ये क्या है? बीच में पानी है। तो ये वाले जल झरने कौन से हो गए? संकुचित जल झरने। ठीक है, चट्टाने छिद्रिल नहीं होती। अब जो ये चट्टान है ना, ये कुछ ऐसे शेप्स में होती है कि इनमें छेद नहीं हो पाता। ठीक है, छेद नहीं हो पाता। इनमें पानी केवल वहीं से रिसता है जहां ये भूमि के ऊपरी धरातल से रिसते हैं। ठीक है, इनमें पानी कहाँ से पहुंचता है? जहां से ये भूमि के ऊपर का जो धरातल है उससे रिसते या पहुंचते हैं। ठीक है, असंकुचित जल कौन से होते हैं? ऐसे जल झरने जो पारगम्य यानी जिन्हें पार किया जा सके, छिद्रिल परतों वाली चट्टानों के बीच धसे होते हैं। अब इनके देखिए, इनके चट्टान कैसे होंगे? कुछ मान लीजिए इस प्रकार के हो गए, है ना, कुछ इस प्रकार के हो गए, कुछ इस प्रकार के हो गए, और ठीक इसी प्रकार मान लीजिए, मान लीजिए। ठीक है, और इसके नीचे इसके अंदर क्या बह रहा है? ये बह रहा है पानी हमारा, ये बह रहा है हमारा पानी। ठीक है, अब ये क्या है? पानी का शेप नहीं बना, कोई बात नहीं, ये लीजिए, ये हमारा पानी है। ठीक है, अब ये क्या है? चट्टाने क्या है? छिद्रिल है, यानी कि पानी यहाँ से आ भी सकता है और जा भी सकता है। ठीक है, अब देखिए, इनमें वर्षा और पिघलते हुए बर्फ का पानी रिस कर आता है। इनमें पानी कहाँ से पहुंचता है? वर्षा और जो बर्फ पिघलते हैं उनका पानी रिस कर आता है। ठीक है, अब देखते हैं आगे। भूजल के अधिक प्रयोग का प्रभाव। हम भूजल जो होता है उसका प्रयोग करते हैं, लेकिन उसका क्या प्रभाव पड़ता है? जमीन का धंसना। ठीक है, जमीन का धंसना, जल सतह का नीचे जाना और जल प्लावन। देखिए, जमीन कैसे धस गई है यहाँ पर। ठीक है, जल सतह यहाँ पर नीचे आ गया है और यहाँ पर क्या है? जल में प्लावन हो गया। ठीक है, अब इसको थोड़ा विस्तार से पढ़ते हैं हम आगे। जमीन का धंसना, जब भूमिगत पानी का निकास उसके रीस कर जमा होने की दर से ज्यादा होता है तो भूमि के धंसने की संभावना बन जाती है।
यानी कि जब हम अगर भूमि से पानी निकाल रहे हैं, क्या कर रहे हैं हम, भूमि से पानी को निकाल रहे हैं, ठीक है, लेकिन उसमें पानी नहीं डाल रहे वापस, ठीक है, ये मान लीजिए हम निकाल रहे हैं और ये पानी नहीं डाल रहे उसके अंदर वापस, तो क्या होगा, भूमि के धंसने की संभावना बढ़ जाएगी। देखिए अब मान लीजिए यहाँ पर एक भूमि है ये, ठीक है, और यहाँ पर क्या है, ये सारा पानी है, ये सारा पानी है। अब हम क्या कर रहे हैं, इसमें से पानी को निकाल रहे हैं, ठीक है, पानी को हमने क्या करा, इसमें से निकाल लिया, लेकिन जो उसकी जमा होने की दर है उससे ज्यादा तो हम पानी निकाल ले रहे हैं और उसमें ऊपर से पानी डाल भी नहीं रहे, तो क्या होगा, अब ये जो एरिया है ये क्या होगा, ये पानी से खाली हो जाएगा ना, खाली हो जाएगा तो क्या होगा, जो ये ऊपर वाली भूमि है वो क्या होगी, नीचे बैठ जाएगी। देखिए जिससे क्या होता है, ऊपर की धरातल नीचे बैठ जाती है, इसी कारण इमारतों को हानि हो सकती है, जो इमारत होते हैं उनको हानि हो सकती है। जल नदियों का टूट जाना, जल नदियों का टूट जाना, ठीक है, नदी और जल टूट सकते हैं, जिससे ज्वारीय भाटे, ज्वारीय बाढ़ आदि की संभावना बढ़ जाती है। यहाँ पर थोड़ी सी हो गई है, समझ जाना। जल सतह का नीचे जाना, जो क्षेत्र शुष्क और अर्ध शुष्क है, कैसे क्षेत्र है, जो शुष्क है और अर्ध शुष्क है, ठीक है, उन क्षेत्रों में सिंचाई के लिए जमीनी जल का दोहन किया जाता है। अब वहां पर पानी तो होता नहीं है, तो क्या करते हैं, सिंचाई के लिए जमीन में से पानी निकालते रहते, लेकिन वापस नहीं डालते, तो इससे क्या होता है, देखिए इतने ज्यादा भूमि जल के दोहन से आने वाले समय में जल स्तर नीचे हो जाने के कारण कृषि समस्या आ सकती है। हम इतना ज्यादा जल भूमि के अंदर से निकाल रहे लेकिन वापस उसमें कुछ डाल नहीं रहे, तो क्या होगा, कृषि समस्या आएगी। अभी तो ये कितने अच्छे से बढ़िया से कृषि कर रही है ना, लेकिन आने वाला समय ऐसा होगा जहां पर कृषि करना असंभव हो जाएगा। तो गाइस हमें, अगर हम भूमि में से पानी निकाल रहे हैं तो हमें उसको वापस भी डालना चाहिए। अब देखते हैं जल प्लावन, ठीक है, खारे भूजल द्वारा अधिक सिंचाई के फलस्वरूप जल प्लावन तथा मृदा लवणता जैसी चुनौतीपूर्ण स्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं। खारे भूजल, जो भूजल खारा होता है, ठीक है, द्वारा अधिक सिंचाई, ज्यादा सिंचाई करने से क्या होता है, जल प्लावन तथा मृदा लवणता, मृदा में लवणता जैसी चुनौतीपूर्ण स्थितियां उत्पन्न हो सकती है। अब आगे बढ़ते हैं हम, सतही जल, एक मिनट, देखिए वाष्पीकरण के द्वारा वर्षा और हिम के रूप में आने वाला जल जब मिट्टी में नहीं जा पाता और न ही वाष्पीकरण से वापस वायुमंडल में जा पाता है, तो नदियों, तालाबों, झीलों, कृत्रिम भंडारों का रूप ले लेता है, जो सतही जल कहलाता है। मान लीजिए वाष्पीकरण हो रहा है, ठीक है, और वर्षा हो रही है, उसको जो वाष्पीकरण है ना, वो क्या होता है, वो मिट्टी के अंदर जज्ब नहीं हो पाता, मिट्टी के अंदर नहीं मिल पाता, तो वो क्या बना लेता है, सतही जल का रूप ले लेता है, ठीक है। और जो हिम है, हिम में से भी जो वाष्पीकरण निकलता है वो मिट्टी के अंदर जज्ब नहीं हो पाता, मिट्टी के अंदर नहीं जा पाता। ये मान लीजिए मिट्टी, इसके अंदर क्या हो रहा है, नहीं जा पा रहा, तो अब वो जल क्या होगा, ये सतह पर आ जाएगा, ठीक है, ये सतह पर जल आ जाएगा, तो वो सतही जल कहलाएगा। किन रूप में आता है, नदियों, तालाबों, झीलों, कृत्रिम भंडारों का रूप ले लेता है। सीधी सी बात है, जो जल मिट्टी के अंदर नहीं जा पाता तथा सतह पर रह जाता है और नदियों, तालाबों, झीलों, कृत्रिम भंडारों का रूप ले लेता है, वही हमारा सतही जल कहलाता है। इसे समुद्री जल, भूजल और वायुमंडलीय जल से अलग समझा जा सकता है। देखिए जो समुद्री जल होता है, जो भूजल होता है, भूजल जो भूमि के अंदर पाया जाता है, ठीक है, और जो वायुमंडलीय जल होता है, ठीक है, उन सबसे ये जो सतही जल है, क्या ये अलग है। यह जल चक्र का अभिन्न और महत्वपूर्ण हिस्सा है। जो जल चक्र है उसका अभिन्न और महत्वपूर्ण हिस्सा है, क्योंकि अब क्या होगा, ये जो मान लीजिए ये जल है, ठीक है, सूर्य की किरणें पड़ रही है, वाष्पीकरण हो रहा है, समुद्र आसमान में जा रहा है, आसमान में जा रहा है, ठीक है, फिर क्या हो रहा है, बादल बन रहा है, यहाँ पर बादल बन रहे हैं, बादल से क्या होगी, वर्षा होगी, वर्षा से फिर यही जल चक्र ऐसा करके बनता रहेगा, ठीक है, ऐसा करके क्या होगा हमारा, ऐसे जल चक्र बनता रहेगा। तो ये जल चक्र का महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह जल
अधिकतर, अब इस जल का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है, देखिए ये जल अधिकतर सिंचाई, औद्योगिक क्रिया, जन आपूर्ति तथा नौकाएं के लिए प्रयोग की जाती है। इस जल का प्रयोग किस लिए होता है, किन किन कामों में होता है, सिंचाई के लिए होता है, औद्योगिकरण के लिए होता है, जन आपूर्ति, लोगों के लिए, लोग इसका उपयोग करते हैं, और नाव वगैरह चलाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। अब बाढ़ देख लेते हैं। बाढ़, भारत और बांग्लादेश जैसे कुछ इलाके में वर्ष भर नहीं होती। भारत में कुछ इलाके ऐसे हैं और बांग्लादेश में कुछ इलाके ऐसे हैं जहां बारिश साल भर नहीं होती, ठीक है। इस वर्षा का 90% भाग केवल कुछ महीने तक ही सीमित रहता है। अब मान लीजिए बारिश तो हो नहीं रही है और 90% भाग जो वर्षा का है वो कब हो रहा है, जून से सितंबर में हो रहा है, तो क्या होगा, जिससे भारी वर्षा होती है। अब पूरे साल बारिश नहीं हुई और जून से सितंबर में 90% भाग 90% भाग वर्षा का हो रहा है, तो क्या होगी, जाहिर सी है भारी बहुत ज्यादा तेज बारिश होगी, जिससे निचली भूमि और समुद्री तटीय क्षेत्रों में बाढ़ आ जाती है। अब इतनी ज्यादा बारिश होगी तो क्या होगा, समुद्र में जो पानी है वो ऊपर की तरफ जाएगा, ठीक है, जिससे क्या होगी, बाढ़ आ जाती है, ठीक है। लगातार वर्षा से झीलें एंड नदियों का पानी बाहर आ जाता है। अब लगातार वर्षा होती जा रही है, उससे क्या होगा, जो झील है और जो नदी है उसका पानी क्या होगा, बाहर की तरफ आने लगेगा, जिससे बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, ठीक है। अब मान लीजिए एक कटोरा है ना, एक यहाँ पर मान लीजिए एक कटोरा, अब यहाँ पर इसमें पहले से इतना पानी है, मान लीजिए इतना पानी है और लगातार बारिश हो रही है और ये भर गया, मान लीजिए भर गया, अब फिर भी बारिश नहीं रुकी, तो क्या होगा, इसका पानी सारा बाहर आ जाएगा, तो जिससे क्या होगा कि बाढ़ की संभावना बढ़ जाएगी, ठीक है। अब देखिए पिछले दशकों में देखा गया है कि मानव जनित कारणों से भी बाढ़ आने की दर में वृद्धि हुई है। पिछले कुछ सालों में ऐसा देखा गया है, ऐसा माना गया है कि मानव ने जो क्रियाएं करी हैं, ठीक है, उससे क्या हुआ है, बाढ़ आने की दर में वृद्धि हुई है। उदाहरण के लिए वनों के कटने से, औद्योगिकरण, विश्व स्तर पर तापमान बढ़ने से। अब देखिए भारत और बांग्लादेश जैसे कुछ इलाकों में तो ये नियमित हो गया है। भारत और बांग्लादेश में कुछ ऐसे इलाके हैं जहां पर ये रोज का हो गया है कि यहाँ बाढ़ आती रहती है, ठीक है, जिससे जान और माल की हानि होती है। क्या होता है, इससे जान की भी हानि होती है और माल मतलब सामान वगैरह की हानि होती है। लेकिन फिर भी यह लोगों लेकिन फिर भी यह नहीं यहाँ, ठीक है, यहाँ के लोगों ने बाढ़ के पानी का प्रयोग कृषि की सिंचाई के लिए करना शुरू कर दिया, क्योंकि यहाँ के लोगों ने खुद को बाढ़ के अनुसार ढाल लिया। अब मान लीजिए एक ही काम रोज हो रहा है, तो क्या करोगे आप उसका कोई हल निकालोगे, तो ठीक उसी प्रकार इन लोगों ने हल निकाला क्या, कृषि सिंचाई के लिए, ठीक है, और खुद को बाढ़ के अनुसार ढाल लिया। लेकिन एक सेकेंड, देखिए लेकिन जब बाढ़ और तूफान एक भयंकर रूप ले लेते हैं तो आर्थिक नुकसान के साथ मनुष्य और पशुओं की जान का भी खतरा बन जाता है। देखिए अब बाढ़ तक ठीक था कि उन्होंने कृषि सिंचाई के लिए उसका पानी यूज करना स्टार्ट कर दिया था, लेकिन अब क्या, वो बाढ़ के साथ साथ तूफान भी आ रहा है, तो क्या हो गया, बाढ़ और तूफान दोनों जब साथ हुए तो एक भयंकर रूप ले लिया दोनों ने, ठीक है, जिससे आर्थिक पैसों से रिलेटेड नुकसान तो हुआ, साथ में मनुष्य और पशुओं की जान का खतरा भी बन जाता है, ठीक है। अब देखिए हिमालय से बहकर आने वाले दूरत गति के जल से बाढ़ आने पर 1970, 1980 व 1991 में हुआ। यहाँ पर गाइज 1970 आएगा, ठीक है, 1970 में 10 लाख लोग बह गए, ठीक है, और जबकि 1991 में 1,40,000 लोगों की बाढ़ से मृत्यु हो गई। अब सोचिए कितना ज्यादा खतरा हो जाता है जब बाढ़ आती है कि 1,40,000 लोगों की मृत्यु हो गई, और 1970 में तो 10 लाख लोग बाढ़ के पानी में बह गए। अब यहाँ पर पढ़ लेते हैं हम सूखा देखिए इस टाइप का होता है कि जब जमीन फटने लगती है, ठीक है,
जमीन में उपजाऊपन जो होता है उसका वो सारा समाप्त होने लगता है। विश्व में 80% देश ऐसे हैं जो शुष्क और अर्धशुष्क क्षेत्र में स्थित है। ठीक है, हमारे विश्व में 80% देश ऐसे हैं, 80% देश ऐसे हैं जो शुष्क और अर्धशुष्क क्षेत्र में स्थित हैं, और ये देश सूखे के आक्रमण से प्रभावित हैं। सूखे मतलब जैसे इस पिक्चर में आप देख रहे हो ये, ठीक है, सूखे के प्रभाव से, आक्रमण से प्रभावित है। सूखा वर्ष भर भी हो सकता है। जब वर्ष में होने वाली वर्षा वाष्पीकरण से कम होती है तो सूखे की स्थिति उत्पन्न होती है। यानी कि जब वर्ष में वर्षा बहुत कम मात्रा में होती है, बहुत कम, उसकी वाष्पीकरण की जो दर होती है उससे भी कम, तो क्या होता है, सूखे की स्थिति उत्पन्न होने लगती है। और ये क्षेत्र ऐसे हैं जहां सूखा तो पड़ता ही है, साथ में ये क्षेत्र अधिक आबादी वाले भी हैं। अब देखिए, सूखा तो पड़ रहा है, साथ में ज्यादा जनसंख्या से क्या होगा, आगे बढ़ते देखिए। अब ज्यादा आबादी के कारण फसल की मांग भी बढ़ेगी। जाहिर सा है, आबादी ज्यादा है तो फसल भी चाहिए, क्योंकि भूख लगेगी तो खाना खाएंगे, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, बढ़ेगी। सतही रहने के लिए स्थान की मांग भी बढ़ेगी। अब एक ही जगह पे रहने के लिए जगह भी चाहिए उनको। ठीक है, पशु चरण की मांग भी बढ़ेगी, लेकिन भूमि तो सूखी है, जिसके कारण स्थिति और भी खराब हो गई। सूखा तो पड़ ही रहा था वहां पर, अब उसके साथ साथ क्या हुआ, जनसंख्या ज्यादा है, जिसके कारण फसल की मांग बढ़ेगी। फसल की मांग क्यों बढ़ेगी, वो लोग खाएंगे क्या, इसलिए फसल की मांग बढ़ेगी। फसल की मांग बढ़ेगी तो क्या, जमीन चाहिए हमें। अब जमीन तो सूखी है, अब देखिए रहने के लिए जगह चाहिए, सूखी जमीन है। ठीक है, पशुओं को चराने के लिए जगह चाहिए। अब कुछ उगेगा ही नहीं तो पशु क्या चरेंगे। अब इससे क्या हुआ कि उनकी जो स्थिति है वो और ज्यादा खराब हो गई। सूखा एक मौसम संबंधी प्रक्रिया है। सूखा जो है वो कैसी प्रक्रिया है, मौसम संबंधी प्रक्रिया है। पर प्राकृतिक तो होते हैं गाइस ये सब, लेकिन कहीं ना कहीं मानव इसमें अपना हस्तक्षेप करके इन्हें खराब करता है। ठीक है, मानव ने इसे और ज्यादा बड़े पैमाने पर ला दिया है गाइस, टाइपिंग की मिस्टेक है तो आप ठीक कर लीजिएगा। ठीक है, बड़े पैमाने पर ला दिया है। वनों की कटाई करके, वन काट रहा है। ठीक है, उससे क्या होगा, मिट्टी की जो पकड़ है वो छूटेगी, जिसके कारण हवा आ रही है, मिट्टी बह रही है, सूखा बन रहा है। ठीक है, खनन करके जमीन को खोद रहा है। ठीक है, जमीन को खोद रहा है, उससे क्या होगा, वही है, आप जमीन को खोदोगे, जितना खोदोगे, मिट्टी जो उपजाऊ, सबसे उपजाऊ मिट्टी ना गाइस सबसे ऊपरी परत वाली होती है। अब आपने ऊपरी परत की मिट्टी खोद दी, हवा आई, मिट्टी उड़ाकर ले गई, गया उसका उपजाऊपन, तो क्या हो गई, बंजर हो जाएगी। अति चराई करके, जानवरों से अति चराई करके, चराई करा ली, सारी चराई करा ली आपने। ठीक है, और कुछ पेड़ पौधे लगाए नहीं, तो क्या होगा, जमीन सूखी हो जाएगी। ठीक है, ये थे मानव किस तरह सूखे, मतलब मानव किस तरह से सूखा में, मानव का किस तरह से सूखे में हाथ है, या फिर इसको ऐसे कह लो कि मानव किस प्रकार से सूखे के लिए जिम्मेदार है। इस समस्या को दूर करने के लिए पहले हम सूखे तथा मरुस्थलीय स्थानों को अच्छे से ज्ञान लेना होगा, इससे काफी लाभ होगा। ठीक है, इस समस्या को हल करने के लिए पहले हमें सूखे तथा मरुस्थलीय क्षेत्रों या स्थानों का अच्छे से ज्ञान लेना होगा, इससे काफी लाभ होगा। अगर हमें इसके बारे में ज्ञान हो जाएगा ना, तो देखिए क्या लाभ होगा। देखिए, सावधानी पूर्वक मिली जुली फसलों को उगाकर फसलों में वृद्धि होगी, साथ ही फसल के खराब होने का खतरा भी कम होगा। मान लीजिए अगर हमने मिलीजुली फसल उगा ली, मान लीजिए कहीं पे गोभी उगा ली, कहीं पे पालक उगा ली, कहीं पे मूली उगा ली, कहीं पे गाजर उगा ली। ठीक है, अब अगर कोई फसल खराब होगी ना गाइस, तो एक खराब होगी, तीन तो हमारे पास बची है ना, तो फसल के खराब होने का खतरा भी कम होगा। सूखे की समस्या को हल करने के लिए सामाजिक वानिकी प्रतिभूमि के विकास बहुत लाभ
हो सकता है। सामाजिक वानिकी यानी कि सामाजिक तौर पर पेड़ पौधों को लगाया जाए, ठीक है। इसलिए पारिस्थितिक आवश्यकताओं और प्राकृतिक क्रियाओं को समझना जरूरी है, नहीं तो इसका प्रभाव उल्टा भी पड़ सकता है। अगर आपको उस जगह की नॉलेज नहीं है ना, तो गाइस इसका जो प्रभाव है वो उल्टा भी पड़ सकता है। अब देखिए कैसे। कर्नाटक का कोलार जिला सामाजिक वानिकी में विश्व बैंक की सहायता से अग्रणी है, ठीक है। पर इसके 11 जिले में लगातार सूखा पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर वृक्षरोपण के लिए सफेदे का प्रयोग किया जा गया है। अब देखिए, सफेदे का पेड़ बहुत प्रस्वेदन होता है, जिससे भूमि के जल स्तर में कमी आती है। ठीक इसी प्रकार प्रस्वेदन होता है, जिससे क्या होता है, भूमि के नीचे जो जल है ना, उसमें कमी आती है, कम होता रहता है वो, ठीक है। ठीक इसी प्रकार महाराष्ट्र में सूखा पड़ गया है गाइस, अपना आप टाइपिंग हो जाता है ना ये, ठीक है, पड़ गया है, क्योंकि वह गन्ने की खेती की जाती है और गन्ना कितना ज्यादा पानी लेता है उगने में, जानते ही होंगे आप, ठीक है। टाइपिंग बहुत ज्यादा अपना आप ही हो जाता है ये, ठीक है। नाउ अब देखिए, अगर इनको ज्ञान होता कि सफेदे का पेड़ लगाने से जो जमीनी पानी है उसमें कमी आती है, तो क्या वो लगाते? या फिर उनको ये ज्ञान होता कि गन्ने की खेती करने से पानी की मात्रा जो है वो बहुत ज्यादा होती है, तो क्यों लगाते? ठीक है, एक तो वैसे ही सूखा पड़ रहा है वहां पर, ठीक है, और ऊपर से आप ऐसे ऐसे चीज लगा रहे हो जिससे कि जिसमें पानी ज्यादा जा रहा है। तो इसलिए पारिस्थितिक आवश्यकताओं पारिस्थितिक आवश्यकताओं और प्राकृतिक क्रियाओं को समझना जरूरी है कि प्रकृति की क्या क्रियाएं हैं और पारिस्थितिक जैसी वहां की परिस्थिति है उसकी क्या आवश्यकता है, नहीं तो क्या होगा, प्रभाव इसका उल्टा भी पड़ सकता है। अब इनको ज्ञान ही नहीं था कि सफेदे के पेड़ लगाने से जमीनी पानी बहुत ज्यादा मात्रा में यूज होता है, जिससे जमीनी पानी कम होता जा रहा है, और ना इनको ये ज्ञान था कि गन्ने का पेड़ लगाने से पानी बहुत ज्यादा मात्रा में चाहिए, ठीक है।